Good morning, students. Welcome back. So today we will read part second of chapter number 2, and in part 2 we will read about the Shehnai of Bismillah Khan. Okay, this is the title of the chapter. And in the last video we had discussed that we have two parts in chapter number 2, and both the parts are dedicated to music. So in part 1 we had discussed about Evelyn Graney, who was disabled. She was deaf, but beside her physical disability, she was a successful percussionist. Okay, she was a great player of xylophone, and we had also discussed about the challenges she has faced in her life. So in part 2 we will discuss about Bismillah Khan. So let's start with the chapter. So in this chapter we will read about the life of Bismillah Khan and his contribution towards Shehnai. So before we start the chapter, we had some extract. So let's read before we read. Think of the Shehnai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. Here the writer is saying कि जब हम शहनाई के बारे में सोचते हैं, या आप शहनाई के बारे में सोचिए, और सबसे पहले जो इमेजिनेशन आपके मन में आती है वो ये है कि जो शहनाई है वो कहाँ बज रही है, किसी वेडिंग में, किसी शादी में, या इसी तरीके के किसी ऑस्पिशियस ओकेजन में. द नेक्स्ट वर्ड प्रोबेबली भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि जब हम शहनाई की बात करते हैं तो नेक्स्ट किसकी बात आती है? बिस्मिल्लाह खान की. ओके, तो वो एक दूसरे से डायरेक्टली, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है. जैसे ही हम शहनाई की बात करते हैं, और हम सभी को पता है कि बिस्मिल्लाह खान कितनी अच्छी शहनाई बजाया करते थे, ठीक है, तो हमारे जो दिमाग में सेकंड जो नेम आता है शहनाई के बाद वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का. द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. नाउ वी विल रीड द चैप्टर, एंड in the first paragraph we had some historical story about some musical instruments. So let's start the chapter. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound. So here the writer is saying कि जो किंग या एम्परर औरंगज़ेब थे, उन्होंने अपने रॉयल रेजिडेंस में अपनी जो रॉयल कोर्ट थी उसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है पुंगी, उसको बजाने को बिल्कुल आप कह सकते हो कि बैन कर दिया, उस पर रोक लगा दी. बिकॉज इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इट गिव श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि वो जो शहनाई जब वो पुंगी बजती थी तो वो जो साउंड है वो राजा को या उस एम्परर औरंगज़ेब को बिल्कुल पसंद नहीं थी. Pungi became the generic name for reeded noise makers, and pungi जो है वो it's become a name given to a class or group as a whole. For reeded means होता है जो wind instruments होते हैं, जैसे कि फ्लूट होता है और भी कुछ wind instrument होते हैं जिसमें कुछ आप कह सकते हो कि जो मुंह से बजाए जाते हैं उनमें कुछ होल्स होते हैं. तो उन्होंने ये करार कर दिया कि इन सब में सबसे ज़्यादा नॉइस मेकर जो है वो पुंगी है, और ये बिल्कुल अनप्लीजेंट साउंड देता है. कोई भी प्लेजेंट इसको सुनने से हम प्लेजेंट फील नहीं करते हैं, तो इस वजह से उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया था. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ का मानना था कि कुछ समय बाद ये दोबारा जिंदा हो जाएगा, मतलब वापस वो एक ट्रेंड आएगा जब हम पुंगी को सुनेंगे. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. So it is a barber. एक बार क्या हुआ था कि वहाँ पर एक बार्बर था, ठीक है, एक नाइन था, और ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, जिसके ख़ानदान में या आप कह सकते हो कि उसके फोर फादर और उसके जो फादर है वो प्रोफेशनल म्यूज़िक
बजाते थे, है ना, म्यूजिशियन थे, उसने क्या किया कि एक रॉयल पैलेस में उसने डिसाइड किया कि मैं इस पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, जो साउंड है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगा। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम एंड वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। और उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि मैं दोबारा इसको रॉयल कोर्ट में इंट्रोड्यूस करके रहूँगा, और उसके लिए उसकी टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसने एक पाइप को चूज़ किया जो कि एक नेचुरल होलो स्टेम था। एक ऐसा पाइप उसने ढूंढा जो कि नेचुरली अंदर से पूरा खाली था, एंड वो कुछ लंबा भी था और ब्रॉडर भी था, जो कि पुंगी की जो आप कह सकते हो कि पाइप है उससे कुछ लॉन्ग और कुछ ब्रॉडर था। एंड मेड 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उसने क्या किया कि 7 होल जो है उस पाइप में बना दिए। देन ही प्लेड ऑन इट, और उसके बाद उसने वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजाना प्ले किया। क्लोजली एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। और क्या हुआ कि जब उसने उसको बजाना शुरू किया, कुछ को यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ द होल्स, दिस वाज द प्रोसीजर। जिस तरीके से उसने उस को दबाया, उसको आई मीन है कि प्ले किया, कुछ जो होल्स थे उनको दबाकर कुछ ओपन करके उसने उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू किया। He played the instrument before royalty and everyone was impressed। और वो जो साउंड थी, ये जो नया इंट्रोडक्शन उसने जो किया था पुंगी को लेकर, वो जब उसने ये रॉयल्टी कोर्ट में जब उसने बजाया, ठीक है, उसने प्ले किया, तो सभी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, क्योंकि साउंड जो थी वो बहुत प्लीजेंट आ रही थी। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। और क्योंकि वो जो साउंड थी वो अब बिल्कुल आप कह सकते हो कि कैसा फ़ोनी नहीं थी, बिल्कुल श्रिल नहीं थी, बहुत ही प्लीजेंट साउंड थी, तो इस वजह से पुंगी से ये बिल्कुल अलग था और उसको नया नाम दिया गया। एज अ स्टोरी गोज़, इसी तरीके से ये कहानी जाती है, मतलब ये कहानी है, हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, ये कुछ कहानियाँ हैं जो फेमस आप कह सकते हो कि स्टोरी होती है जो चली आती है ना। तो उसी तरीके से वो कह रहा है कि सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द, ऐसा माना जाता है कहानियों के वो उसके कह रहे कि इन कहानियों के ही दम पर या इन कहानियों के माध्यम से हम कह रहे हैं कि सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई। और हमें ऐसा मानना है कि एक शाह चैम्बर जो था, जो उनका कोर्ट था, वहाँ पे इसको सबसे पहले बजाया गया। और सिंस क्योंकि बार बार एक नाई जो है उसने इसको बजाया है, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड एज शहनाई। ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी गोज विद द नेम ऑफ शहनाई, कि एक शाह चैम्बर्स में इसको प्ले किया सबसे पहले, और एक बार्बर जो कि नाई था, मतलब जो अपने हेयर कट करता है, ठीक है, तो उसने इसको बजाई सबसे पहले, इसलिए इस तरीके से इसका जो नाम है वो नाम जो है उसको शहनाई को मिला। In this way, Shehnai got its name, Shehnai. Okay. Now, you can see here the two pictures, one of Pungi, okay, and then Shehnai. तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ होल्स हैं, ठीक है, जिसमें ये एक विंड के थ्रू जो है इसका म्यूज़िक प्ले होता है। Now, come back to the chapter. The sound of the Shehnai began to be considered auspicious। और ये जो इसकी शहनाई की जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस मीन्स प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून। ऐसा माना जाता है कि अच्छे समय में या अच्छे वक्त में हम इसको बजाते हैं, अच्छे ओकेजन्स जो होते हैं, मतलब ओकेजन जो कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो जो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी फॉर्चून लेकर आते हैं, तब इसको बजाया जाता है। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल एंड इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। एंड दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि उसको ऑस्पिशियस किसी भी अच्छे ओकेजन पे, ठीक है, कोई भी जब शुभ या आप कह सकते हो कि जब लकी इवेंट होता है लाइफ का, तब हम इसको बजाते हैं। इसलिए आज भी ये मंदिरों में बजती हैं, ठीक है, और हम देख सकते हैं कि किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग में ये आराम से आपको बजते हुए दिख जाएगी। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts। And this is the history of Shehnai, कि पहले शहनाई जो है वो जो 7 ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट जो कि रॉयल कोर्ट की शान बढ़ाते थे, उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट जो था वो शहनाई थी। टिल रिसेंटली इट वॉज
ओनली यूज इन टेम्पल एंड वेडिंग। एंड अब जो है हम क्या देखते हैं कि आप वेडिंग्स में और टेम्पल में इसको देख सकते हैं शहनाई को बजते हुए। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ये जो क्रेडिट है जो इस इंस्ट्रूमेंट को एक क्लासिकल स्टेज उन्होंने जिसने दिया, एक आप कह सकते हो कि एक नाम दिया क्लासिकल म्यूज़िक में, वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एज ए 5-year-old नाउ वी विल रीड अबाउट बिस्मिल्लाह खान और उनका जो कंट्रीब्यूशन था शहनाई के लिए उसके बारे में। एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरौन इन बिहार। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ बिस्मिल्लाह खान। वो किसी एक छोटे से गांव में, ठीक है, जो डुमरौन जो कि बिहार में पाया जाता है, वहाँ पर जब वो 5 साल के थे तब वो एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaj। तो वो क्या करते थे, शुरू से ही वो इंटरेस्टेड थे गाने में। तो वो एक भोजपुरी टेम्पल था जहाँ पे वो चैता जो है वो गाया करते थे और उसके बदले में उनको बहुत बड़ा लड्डू मिलता था जिसका वेट 1.25 kg था। उसको एज अ रिवॉर्ड आप कह सकते हैं उनको मिला करता था, जो कि लोकल महाराज थे वो उनको देते थे और इस तरीके से वो इंटरेस्टेड हो गए म्यूज़िक में। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to learn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna Award। ओके, सो दिस इज़, यहाँ पे जो राइटर है वो कह रहे हैं कि ये 80 लगभग ये जो है अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है इस चैप्टर को पब्लिश हुए, लगभग 80 साल हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो लिटिल बॉय है वो अब बहुत आगे बढ़ चुका है और वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको मिला है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो है भारत रत्न अवार्ड। ओके, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि एक छोटा सा 5 साल का बच्चा जो कि लड्डू की लालच में या उसकी ग्रीड में चैत्या जो गाना है वो गाया करता था, सडनली उनकी आप कह सकते हो कि उनके डिवोशन ने, उनके डिटर्मिनेशन ने उनको भारत रत्न अवार्ड दिला दिया। Now, born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. So, he had born on 21st March 1916 and he belongs to a musical family. ओके, एक म्यूजिशियन फैमिली जो कि बिहार से रिलेटेड थी, जो बिहार की थी, ठीक है। तो वो जो है बिहार से थे और एक वेल नोन फैमिली में, वेल नोन म्यूज़िकल फैमिली में, या जहाँ सब लोगों ने अपनी जो लाइफ में म्यूज़िक को डिवोट की थी उसमें उनका जन्म हुआ। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। जो उनके ग्रैंडफादर थे, जो उनके दादा थे, जिनका नाम रसूल बख्श खान थे, वो भी शहनाई बजाते थे भोजपुरी किंग कोर्ट में। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि शहनाई का जो शहनाई को जो इतना एक वेल नोन प्लेटफॉर्म देने के लिए जो कंट्रीब्यूशन था बिस्मिल्लाह खान का, उनके जो फोर फादर्स थे वहाँ से चला आ रहा था। हिज फादर पैगम्बर बख्श, द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। ओके, तो उन पैटर्नल्स मतलब जो भी उनके फादर के रिलेटिव्स थे, मतलब उनके चाचा, ठीक है, उनके बड़े पापा, ओके, वो सभी कहीं ना कहीं से उनके जो जितने भी ग्रेट एंसेस्टर्स थे वो सभी का आप कह सकते हो कि ग्रेट कंट्रीब्यूशन था शहनाई में, शहनाई प्लेइंग में। The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practicing the Shehnai. So when he was a young boy, when he was around 3, उसकी जो मदर थी, उन्होंने जब वो उनके साथ उन्हें अपने मामा के पास, मैटरनल अंकल मतलब मामा के पास बनारस में लेके गई, जो कि अब वाराणसी हो चुका है। बिस्मिल्लाह ने जब उनके मामा को देखा, उनके अंकल को देखा कि वो जो शहनाई है वो इतनी वो शहनाई बजाते हैं, तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो इतने ज़्यादा फैसिनेटेड हुए, इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए कि तभी से उनका जो अट्रैक्शन है, उनका एक आप कह सकते हो कि फैसिनेशन है, वो शहनाई बन गई। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श
to the Vishnu temple to Banaras where Baksh was employed to play the शहनाई। उसके बाद सून जो बिस्मिल्लाह है जल्दी ही जब वो गए उनके ननिहाल नानी के पास तो वो अपने अंकल को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। वो जो बिस्मिल्लाह है वो उन्होंने उनका साथ दिया कब, जब उनके जो अंकल थे अली बख्श, उनके जो मामा थे अली बख्श, वो विष्णु टेम्पल में जाते थे बनारस के और वहाँ पे शहनाई बजाते थे क्योंकि वो उनका काम था और वो उसके बदले में पैसे मिलते थे। तभी से उन्होंने उनके साथ रहना शुरू कर दिया। रहना मीन्स यहाँ से उन्होंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया वो शहनाई के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे टेंपल में जाकर शहनाई सुनते थे, इस वजह से वो अली बख्श के साथ रहने लगे। अली बख्श would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह would sit captivated for hours and end। ओके, कैप्टिवेटेड मतलब यहाँ अट्रैक्टेड कर लो, मतलब आप अट्रैक्टेड, वो बहुत ज़्यादा उससे कैप्टिवेटेड थे। वो पूरे समय घंटों तक वो शहनाई जब उनके मामा बजाते थे तो वो उनको सुनते थे और पूरे समय वो उनको देखते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। और धीरे धीरे उनको जल्दी ही उनको प्रैक्टिस, धीरे धीरे मीन्स अब स्लोली उनको जो प्रैक्टिस है जो है शहनाई की, मतलब शहनाई कैसे बजाया जाता है, उनको लेसन्स मिलने लगे, उनके सिखाने लगे। एंड वो घंटों तक थ्रू आउट द डे, मतलब पूरे पूरे दिन वो उसकी प्रैक्टिस करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला माया and the bank of Ganga became the young applicant's favorite haunts where he could practice in solitude। और उसके बाद धीरे धीरे जब बिस्मिल्लाह खान थे वो उन्होंने एक बालाजी टेम्पल और एक मंगला माया जो टेम्पल था, जगह जो होगी आई थिंक, वहाँ पे बैंक्स मतलब गंगा के जो किनारे हैं वहाँ पे बैठकर वो घंटे अकेले में प्रैक्टिस करते थे और उन्हें ये सब करना बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही प्लेजर देता था। द फ्लोइंग waters of Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the रेंज ऑफ द शहनाई। और वहाँ पे क्योंकि वो घंटों सॉलिट्यूड में मतलब अकेले में लोनली बैठते थे और उन्होंने प्रैक्टिस करी और वो उनका कहना है कि जो वाटर का फ़्लो है, जो गंगा का जो फ़्लो है, उसने उनको इंस्पायर किया और उन्होंने डिफरेंट तरीके से राग्स जो है या आप कह सकते हो जो टोन्स है, म्यूज़िक है, वो वहाँ से इन्वेंट करा या वहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन लेकर बहुत अलग अलग तरीके की राग्स जो है जो पहले शहनाई के थ्रू या शहनाई से अननोन थी या शहनाई जो प्लेयर्स थे, जो वादक थे, जो नहीं जानते थे, वो उन्होंने बैठकर वहाँ पे डिस्कवर किया। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल एट द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। जब वो 14 साल के थे, 14 ईयर्स ओल्ड थे, तब उन्होंने अपने जो अंकल है जो इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होती थी वहाँ उनका साथ दिया करते थे, उनके साथ जाया करते थे। एट द एंड ऑफ द रेसिटल उस्ताद Fiyaz Khan patted the young boys back and said, "Work hard and you shall make it." और एक बार एक ऐसे ही कॉन्फ्रेंस में उस्ताद फ़ियाज़ खान उन्हें मिले और उन्होंने उसको थपथपाया और कहा कि अगर तुम इस तरीके से, पैटेड मतलब पीठ थपथपाना, कि अगर तुम इसी तरीके से हार्डवर्क करोगे तो तुम बहुत जल्दी अपना नाम कमा लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में 1938 में ओपन हुआ, ठीक है, तब बिस्मिल्लाह का को बहुत बड़ा ब्रेक मिला। उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। ही सून बिकेम एंड ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो एंड व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। एंड जब 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तब इंडिपेंडेंस डे पर बिस्मिल्लाह खान जो पहले इंडियन थे जिन्होंने नेशन को ग्रीट किया शहनाई प्ले करके। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग खाफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tries with Destiny speech. Now यहाँ पे
जो राइटर कहना चाह रहे हैं कि जब रेड फोर्ट पर इतना बड़ा, आप कह सकते हो कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ जहाँ पे महात्मा गांधी भी थे, ठीक है, वहाँ पर उनको पहली बार मौका दिया गया कि जब उन्होंने शहनाई बजाई थी इतने लेजेंडरी लीडर्स के साथ या सामने। बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Khan was so taken by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. Now यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान की एक उनकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है या इंसिडेंट यहाँ पे वो बताना चाह रहे कि बिस्मिल्लाह खान जो है बहुत ही मेमोरेबल परफॉर्मर बन गए, और इंडिया में नहीं इवन अब्रॉड में भी। और एक बार ऐसा हुआ जब वो अफ़गानिस्तान गए थे, जहाँ पे जो किंग ज़हीर खान शाह थे, उन्होंने उनको बहुत एक प्राइसलेस पर्शियन कारपेट उनको गिफ्ट दी, जो कि बहुत प्राइसलेस मतलब जो बहुत महंगी होगी या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि आसानी से रेयर पर्शियन कारपेट होगी, वो उनको गिफ्ट दी। और उसके साथ बहुत सारे अदर जो चीज़ें थी, ठीक है, सोविनियर्स मतलब थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस और पर्सन और इवेंट, वो उनको बहुत सारे और भी गिफ्ट्स उनको दिए। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. यहाँ पे हमको क्या कह रहे हैं राइटर कि ऐसा नहीं कि केवल किंग ऑफ अफ़गानिस्तान ही उनके जो म्यूज़िक जो वो बजाते थे, शहनाई जो वो प्ले करते थे, उससे वो फैसिनेटेड थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so inspired after hearing Bismillah play at a festival that he named a film आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं कुछ एम्परर्स की या कुछ लोगों की। एक फिल्म डायरेक्टर थे जो विजय भट्ट थे, वो भी बहुत ज़्यादा जब उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को देखा बजाते हुए सुना, उसके बाद उन्होंने एक उनकी फ़िल्म का जो नाम था वो भी उनकी जो शहनाई है उसके ऊपर रख दिया, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और इसमें बिस्मिल्लाह खान का एक कंपोजिशन भी मतलब उनका एक म्यूज़िकल सॉन्ग भी डाला गया। दिल का खिलौना है टूट गया, ओके, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर एंड द सॉन्ग दिल का खिलौना है टूट गया हम सब ने सुना ही होगा, ठीक है। तो ये एक नेशन वाइड चार्ट बस्टर, एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट जो है उस समय का हो गया था। इट वॉज अ सुपर हिट सॉन्ग ऑफ द डेज। नाउ डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloids world, Bismillah Khan ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas Kannad venture सनादी अपना। ओके, सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म एंड सेलुलॉइड्स, मतलब कि जो ओल्ड फिल्म्स हैं या ओल्ड फैशन वे है कि जो फिल्म को रेफर करता है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सक्सेस फिल्मों में मिलने के बाद भी उन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स थे उनके पास जिसमें उन्होंने म्यूज़िक दिया। I just can't come to term with the artificiality and glamour of the film world। यहाँ पे राइटर क्या कहना चाह रहे हैं कि इतना फेमस जब उनके गाने हुए उसके बाद भी, उनका जो म्यूज़िक हुआ उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 ही फिल्मों में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, शहनाई बजाई। क्यों? क्योंकि वो जो आर्टिफिशियलिटी है, जो ग्लैमरस लाइफ है, उससे दूर रहना चाहते थे। वो जो पर्सन थे उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी कि वो जो म्यूज़िक की आप कह सकते हो कि सीरीन म्यूज़िक होता है, एक उसी को वो इन्जॉय करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका जो म्यूज़िक है वो आर्टिफिशियल हो या वो किसी भी वो ग्लैमर में नहीं जीना चाहते थे। मतलब वो अपनी लाइफ को बहुत सिंपल रखना चाहते थे। अपने म्यूज़िक को इन सब आप कह सकते हो कि जो लाइट्स होती है लैम्पलाइट से दूर रखना चाहते थे, फिल्म लैम्पलाइट से वो दूर रखना चाहते थे। ही सेज विद एम्फसाइजेस, और उनका ये मानना है कि उन्होंने जो है मूवीज़ में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया से, इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड से दूर रहना चाहते थे। अवार्ड एंड रिकग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट।
Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the ऑस्कर ट्रेड फेयर. सो ये सारे यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके लिए रिकग्नाइजेशन और अवार्ड्स जो है वो बहुत ही आम सी बात थी. ठीक है, और उन्होंने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया वो भी बता रखे हैं कि अलग अलग जगह दुनिया के बहुत सारे फेमस, जैसे आपको पता है कांस आर्ट फेस्टिवल बहुत फेमस है, वहाँ पे भी उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया. सो वेल नोन दैट ही बिकेम internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tehran Mosque, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ओके, और बहुत जल्दी वो इंटरनेशनली फेमस हो गए और उनको एक क्योंकि वो इतने फेमस थे, लोग उनसे इतना प्यार करते थे कि उनका जो नाम है, एक इंटरनेशनल ऑडिटोरियम है जो तेहरान में है, उसको तेहरान मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नाम दिया गया. ओके, नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम. और उसके अलावा जो नेशनल अवार्ड्स हैं वो भी उनको बहुत सारे मिले. ही वॉज अवॉर्डेड with the Padma Shri Award, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan Award. Okay, ये सब भी उनको मिले. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna Award. और 2001 में 2001 में he was awarded with the highest civilian award, जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है सिविलियन, जो इंडियन सिविलियन अवार्ड है, उससे उनको नवाजा गया और उनको द भारत रत्न मिला. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." और यहाँ पे जो है, जब उनको ये अवार्ड मिला या उनका ये मानना था कि उन्होंने अपनी जो उनको ये खुशी जो बहुत कम लोगों को मिलती है और मच डिज़ायर्स जो थे, वो बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स इस अवार्ड के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे. वो उन्होंने क्या कहा कि अपने बच्चों को टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, उन्होंने सभी को ये कहा, सभी को ये समझाने की कोशिश करी कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ. और हिंदुस्तान का जो म्यूज़िक है, जो इंडियन जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, वो बहुत ज़्यादा रिच है. ठीक है, बहुत ही अच्छा है. और इवन जो वेस्ट कंट्रीज़ है, इवन जो फॉरेन कंट्रीज़ है, जो वेस्ट कंट्रीज़ है, वो भी हमारे म्यूज़िक को सीखना चाह रही है. और अब ये वो लोग भी सीखते हैं, तो हम अपने बच्चों को इंडियन ट्रेडिशनल म्यूज़िक क्यों नहीं सिखा सकते हैं. In spite of having travelled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, and is exceedingly fond of Banaras and Dumro, and they remain for him the most wonderful towns of the world. और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि इंस्पाइट ऑफ ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में वो घूम चुके हैं. उसके बाद भी खान साहब, जिसको बहुत प्यार से सब खान साहब जो है वो बोला करते थे, वो उनका ये मानना है कि उनको जो दो जगह है वो उनकी फेवरेट है, वो उनके दिल के बहुत करीब है, उनके हार्ट के बहुत क्लोज है, वो है बनारस और दुमरो. और उनको ऐसा लगता है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, जहाँ पे उनका जो बचपन है, जहाँ पे उनके चाइल्डहुड डेज थे. A student of his own wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. ओके, तो एक बार क्या हुआ कि उनको यूएसए में एक उनका जो स्टूडेंट था, उसने कहा कि सर आप यहीं रहिए और हम प्रॉमिस करते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पे मैं जो बनारस का जो एटमॉस्फेयर है और मंदिर है, बिल्कुल उसी तरीके का रिक्रिएट करके, रेप्लिकेट करके, उसी तरीके का डुप्लिकेट एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पे क्रिएट करूँगा, इवन मैं मंदिर भी बनाऊँगा. तो उस पर खान साहब ने क्या कहा, वो क्या चाहता था उसका स्टूडेंट कि वो यूएसए में रहे और वहाँ पे बच्चों को सिखाए. बट खान साहब जो थे वो बहुत अपने देश से, अपने जगह से बहुत प्यार करते थे, और उन्होंने क्या कहा कि क्या वो रिवर गंगा का पानी वहाँ पर ला सकता है.
ओके, लेटर इसका मतलब क्या है कि ही लव्स इंडिया. Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in foreign country I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique मट्ठा ऑफ धर्मरून. और इस तरीके से उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो अपनी जगह से प्यार करते. जब वो फॉरेन कंट्री में होते हैं तब वो अपने देश के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं. जब वो मुंबई में होते हैं, जो अपने शहर से दूर होते हैं, तब वो बनारस के बारे में सोचते हैं. और जब वो बनारस के पास होते हैं, है ना, जब वो गंगा के पास होते हैं, तब उनको अपना जो गाँव है, ठीक है, उसकी याद आती है. Ustad Bismillah Khan life is a perfect example of a rich cultural heritage of India, one that effortlessly except that a devout Muslim like him can very naturally play the Shahnai every morning in the Kashi Vishwanath temple. And यहाँ पे जो राइटर है वो ये कहना चाह रहे हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल पर्सन है, जो इंडिया के रिच कल्चर और हेरिटेज को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है. और वो एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने एफर्टलेसली, बिना किसी तकलीफ़ के, बहुत आसानी से अपने आप को, जो कि एक मुस्लिम आप कह सकते हो कि वो एक मुस्लिम फैमिली से थे, लेकिन बहुत नेचुरली जब वो उनके मन में जो है, ही वॉज नॉट डिवाइडेड इन रिलीजन, ठीक है. वो ऐसा नहीं कि धर्म की बातों में उन्होंने अपने आप को डिवाइड किया. वो एक ऐसे पर्सन थे जो मुस्लिम होकर भी, और शहनाई, हर सुबह शहनाई जो है काशी टेम्पल में बजाया करते थे. तो ही इज़ वेरी इंस्पायरिंग पर्सन. वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग पर्सन थे, जिनसे हम ये सीख सकते हैं कि किस तरीके के से वो अपने देश को प्यार करते थे, और वो जो अपना म्यूज़िक था उसके लिए डिवोटेड थे. So this is end of your chapter. Thank you. Have a nice day.